हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए हड़प्पा सभ्यता लेकर आई हूँ। हमने इससे पहले प्रागैतिहासिक काल पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे हम बहुत प्यार से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जो ये हड़प्पा काल था हमारा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। हमने 3 पार्ट्स में अपनी हिस्ट्री डिवाइड की है: प्राग इतिहास, आगे इतिहास और ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है? ये है प्रोटो हिस्ट्री का, मतलब आगे ऐतिहासिक काल का है। इसका मैंने आपको क्या बताया था? इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमने इसे किस में लिखा है? आगे ऐतिहासिक काल में रखा है। और जिस दिन इसके जो लिखित साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, जिस दिन हम उसे पढ़ लेंगे, तब हम किसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे? इसे हम ऐतिहासिक काल में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी आपको? आई होप आपने पहला लेक्चर ध्यान से देखा होगा, तो आपको ये बात क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो इस समय इसकी खुदाई, इसके बारे में हमें पता तो बहुत बाद में चला, लेकिन क्या हुआ कि ये सभ्यता इतनी पुरानी है कि तब तक मानव ने इतना विकास कर लिया था, तो हमें विश्वास नहीं होता है। जब मैं आपको इसकी विशेषताएं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इसके बारे में सभी चीज़ें क्लियर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता यह आगे ऐतिहासिक काल के समय की है, जो मैंने आपको अभी समझाया है, प्रोटो हिस्ट्री समय की है ये। ठीक है, लेख, अभिलेख, साहित्य ग्रंथ, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। ये मिले तो हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया है? आगे ऐतिहासिक काल कह दिया है। यहाँ से जो हमें लिपि प्राप्त हुई है वो भावचित्रात्मक हुई है। भावचित्रात्मक का मतलब होता है कि चित्र के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करना, अपने विचार को प्रकट करना। जैसे आजकल आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसमें स्माइली होती है, आप किसी को स्माइली भेजें, मतलब आप फील हैप्पी, आप हैप्पी फील कर रहे हैं। आप सैड वाला आता है वो, तो आप क्या फील कर रहे हैं? सैड फील कर रहे हैं। ऐसे इनकी लिपि भी उस टाइम में भावचित्रात्मक थी, मतलब ये चित्र के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते थे। यह लिपि, जो इनकी ये लिपि थी, यह लिपि ईंटों पे, मनकों पे, मृदभांडों पे, मोहरों पे मिला है। ठीक है, ये अलग अलग जगह पे इनकी लिपि मिली है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें बनी हुई मिली होंगी। नेक्स्ट आता है, यहाँ से यू अक्षर और मछली के चित्र भी ज़्यादा मिले हैं। मतलब ऐसे यू करके अक्षर बना दिया, या तो इनका कोई डिज़ाइन होगा या कोई लिपि होगी, या कुछ कहना चाह रहे होंगे जो हम नहीं पढ़ सके हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? मछली के चित्र भी मिले हैं, मतलब उस टाइम ये मछली से भी ज्ञात है, जिसे हम क्या कह देते हैं? फिश। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, यह पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। मतलब ये पहली ऐसी सभ्यता थी जो पूरी तरह से व्यवस्थित थी। जैसे हम आज का जीवन जीते हैं, सेम उसी तरह ये भी उस टाइम जीवन जीते थे। मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि मानव उस टाइम इतना सभ्य कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यह पहली क्या थी? सुव्यवस्थित सभ्यता थी। मैं बताऊंगी कि हम इसे सुव्यवस्थित सभ्यता क्यों कहते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको सारी बातें क्लियर करती चलूँगी। मैं सिर्फ आज आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इनका जो लिखने का तरीका था वो कैसी लिपि थी? बूस्टोफेदेन लिपि थी। उसे बूस्टोफेदेन लिपि होती क्या है? तो ये ऐसे लिखते थे, यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करते थे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। मतलब हम कैसे लिखते हैं? हम आज ऐसे 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 लिखते हैं कि यहाँ हमारा लाइन ख़त्म होगी तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं, ये क्या करते थे? यहीं से दूसरी लाइन स्टार्ट कर देते थे। तो इस लिपि को क्या कहा है? बूस्टोफेदेन लिपि कहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा की बात हो रही है, तो हड़प्पा के समकालीन अन्य सभ्यताएं भी थी। अब वो सभ्यताएं कौन कौन सी थी? मतलब जब हमारे
इंडिया में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, तो और जगह भी बहुत सारी सभ्यताएं थी, मतलब और जगह भी अलग अलग सभ्यताएं फैली हुई थी। जैसे पहली है नील घाटी, नील नदी घाटी सभ्यता। ये कहाँ है? मिस्र में स्थित है। मिस्र में नील नदी बहती है, तो उसी के किनारे कौन सी थी? नील नदी घाटी सभ्यता बसी हुई थी, जो कि कहाँ है? मिस्र में है। इसके बाद दजला फरात घाटी। दजला फरात घाटी इराक में है। जैसे दजला नदी बह रही है और ये फरात नदी, मैं लिख देती हूँ D और F। तो इसके बीच की जो सभ्यता बसी हुई थी वो कौन सी थी? मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाती थी। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कहाँ थी? हड़प्पा नदी बह रही है, तो इसके किनारे जो बसी हुई थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। हवांगो नदी, ये कहाँ की सभ्यता थी? चीन की। हवांगो कहाँ की नदी है? चीन की। तो ये कहाँ की वो हो गई सभ्यता? ये चीन की सभ्यता थी। क्लियर? अब आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि यह सभी सभ्यताएं पानी के बाहर से क्यों विकसित हुई हैं, मतलब नदी के किनारे ही क्यों विकसित हुई हैं, ऐसा क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पानी की बहुत नीड होती थी, तो लोग पहले कहीं दूर ना जाके उन्हें सभी संसाधन पास में उपलब्ध हो जाए, इसलिए वो सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका मेन रीज़न ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट आता है इसका भौगोलिक विस्तार, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, किस आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जम्मू कश्मीर, अगर आपको इंडिया का मैप याद हो तो सबसे पहले ऊपर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक स्थल है मांदा, तो ऊपर ये मांदा और नीचे महाराष्ट्र मुंबई, तो वहाँ पे एक स्थल है दायमाबाद। मतलब ऐसे में मांदा से दायमाबाद तक फैली हुई थी। और पश्चिम में क्या आ जाता है? सुतकांगेदोर, तब पाकिस्तान में है जो, लेकिन उस टाइम जो पाकिस्तान वगैरह है वो भी कहाँ था? इंडिया में था, तो वो इंडिया की ही सभ्यता कहलाएगी। तो सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक ये फैली हुई थी। ठीक है, तो इतने एरिया में ये विस्तृत थी। अब हमें कैसे पता चला है कि ये इतने एरिया में विस्तृत थी? तो यहाँ से प्राप्त होने वाले उत्खनन, तो उससे हमें पता चला है, यहाँ से जहाँ से मिलते रहे हैं वहाँ से हमें पता चला है कि ये सभ्यता इतनी दूर तक फैली हुई थी। अब इसके क्षेत्रफल की बात आई है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। मतलब इतनी विस्तृत सभ्यता, आप हैरान हो जाएंगे जान के कि इतनी विस्तृत सभ्यता उस समय भी थी। नेक्स्ट आता है क्षेत्रफल के आधार पर शहर। अब ये सभ्यताएं थी, तो जैसे कि आज भी होता है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो उसी टाइम भी ऐसे ही होता था। सबसे बड़ा कौन सा था उस टाइम? जोदड़ो, फिर कौन था? हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी और फिर धोलावीरा। ये आपको सीक्वेंस में लगाने को एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इनका एक सीक्वेंस आप याद रखिएगा। ऐसे याद रखिए MHRD। ठीक है, आप चीज़ों को ट्रिक से याद कीजिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट आता है हमारा हड़प्पा के प्रमुख शहर और खोजकर्ता। मतलब हमने पढ़ तो लिया, अब देख लेते हैं हड़प्पा जो ये शहर थे, हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसमें किस किसने इसकी खोज की थी, कौन कौन से शहर मिले थे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम याद हो जाएंगे। पहला आता है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा की जो खोज की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब किसी का एरिया हड़प लिया जाता है तो उस पर क्या की जाती है? दया की जाती है। तो हड़प्पा, दयाराम साहनी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सेकंड आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को किसने की थी? रखालदास बैनर्जी। तो जो दास होते हैं उनको क्या करते हैं? वो हाथ जोड़ के रहते हैं, जोड़ से बना है ना, तो दास क्या जोड़ते हैं? हाथ जोड़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो, रखालदास बैनर्जी। फिर आता है कालीबंगा, बीबीलाल एंड बीके थापर। तो कालीबंगा किसने की है? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो काले बैंगन थे, बंगा से बना है बैंगन, वो किसने बनाए? बीबी ने बनाए घर पे। लेकिन पति को अच्छे नहीं लगे तो उसने उसके क्या लगा दिया? थापर लगा दिया, मतलब थापर लगा दिया।
ठीक है, तो कालीबंगा, बीबी लाल एंड बीके थापर। नेक्स्ट आता है कोटदीजी। तो कोटदीजी, और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फजल अहमद ने। तो आप बाजार गए, आपको बहुत सारे कोट दिखाए और आप फजल हो गए। फजल मतलब पजल हो गए भाई कि कौन सा लें, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिफ्थ आता है रंगपुर। रंगपुर, रंग दोनों चीज़ें आ रही हैं, आप याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना दिमाग लगा के इसे कर सकते हैं। लोथल, लोथल का क्या है? रंगनाथ राव। सेम है, दोनों की इन्होंने ही की थी। तो जो थाल होता है उसमें बहुत सारे हम क्या रख देते हैं जब होली आती है? रंग रख देते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोपड़। जो रोपड़ है, जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो क्या आप कर देते हैं? रोपड़ते हैं। तो रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसके बाद आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की भी किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है, आप दोनों एक लिंक बना के कोई भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है बनवाली। बनवाली की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ठीक है, जो हमारे यहाँ बिष्ट आते हैं मतलब अतिथि विशिष्ट आते हैं, वो क्या आते हैं? बन के आते हैं ना, बहुत अच्छे तैयार होके आते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा की भी किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। जब आपके यहाँ विशिष्ट लोग आते हैं तो आप क्या करते हैं? घर वगैरह को धुल देते हैं, तो क्या बन जाता है? धोलावीरा। इसके बाद आता है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की किसने की थी? गोपाल मजूमदार दास ने की थी। अब गोपाल मजूमदार दास का क्या बना है भाई? तो जो क्या था? मजनू था। मजूम से बना है मजनू। मजनू क्या था? चांद जैसा सुंदर था, बिल्कुल चांद की तरह दिखता था। तो किसने की थी? चंदहुदड़ो की मजूमदार जी ने की थी। उसके बाद आता है सूतकांगेदौर। सूतकांगेदौर की किसने की थी? चार्ल्स डेल्स एंड ऑरेंज स्टाइल। तो जो सूतकांगेदौर था, जो डोर लगे हुए थे वहाँ के, तो वहाँ पे क्या था? ऑरेंज टंगा दिए थे हमने। क्या टंगा दिए थे? ऑरेंज, ताकि हमारा घर कैसा लगे, हमारे डोर कैसे लगे? सुंदर लगे। ठीक है, क्लियर हो जाता है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खोज के स्वरूप क्या क्या है? अब भाई इतने सारे स्थल मिले हैं, तो इसका स्वरूप क्या क्या है? तो इन स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग होता है, उसका जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्होंने 1861 में क्या किया था? इस पुरातात्विक विभाग का गठन किया था, बनाया था। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है। देखिए, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आप लिंक भी कर सकेंगे और आपको अच्छे से याद भी रहेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद इसके जो महानिदेशक बनते हैं वो बनते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का समय कब होता है? जब ये हड़प्पा सभ्यता हमारे संज्ञान में आती है। ठीक है, तो मैंने नोट से लिख दिया है कि आप हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कैसे पता लगा सकते हैं। तो कैसे पता लगा सकते हैं? रेडियो कार्बन C14 द्वारा इस सभ्यता का कालक्रम, ये एक पद्धति होती है जिससे आप किसी भी सभ्यता का कालक्रम पता लगा सकते हैं कि ये कितने समय पुरानी है। तो इसका समय क्या बताया है? उसमें बताया है 2350 BC से 1750, और उपयुक्त यही मानी जाती है। अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शन आता है तो आपका यही ऑप्शन सही माना जाएगा। क्लियर? अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब अन्य नाम क्या क्या हैं इसके? भाई हमने पता तो लगा लिया हड़प्पा सभ्यता थी, ये शहर थे। अब इनके नाम क्या क्या हैं? तो पहला आ जाता है हड़प्पा सभ्यता। जब आपको पता ही है वहाँ पे एक स्थल है हड़प्पा, तो उसके नाम पे रख दिया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी घाटी बहती थी, सिंधु नदी बहती थी, तो उसके बेस पे क्या लिख दिया? सिंधु सभ्यता लिख दी। उसके बाद आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब तो सरस्वती नदी खैर विलुप्त हो गई है, लेकिन उस समय सरस्वती नदी बहुत प्रचलित थी और इसी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए थे। तो इस आधार पे क्या कह दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इस समय के लोग तांबा तथा टिन को मिलाकर कांस्य बनाते थे, कांसा बनाते थे। तो इस बेस पे क्या रख दिया? कांस्य युगीन सभ्यता रख दिया। मोहनजोदाड़ो यहाँ का एक शहर था जिसकी खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ठीक है, तो इसलिए इसे ये भी नाम दे देते हैं। नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी के किनारे स्थित है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आप इसे ध्यान से पढ़िए, आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाता है मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता में अंतर। अब हम कह लेते हैं भाई जब ये सभ्यता खोजी गई तो जो मोहनजोदाड़ो के लोग थे या विदेशी लोग थे तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमारी कॉपी की है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमने तो आपकी कॉपी नहीं की है, इंडियंस किसी की कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उनमें अंतर क्या क्या है। तो जो वहाँ से पहली चीज़ मिली है लिपि, तो मेसोपोटामिया की कौन सी लिपि थी? किलाक्षर। और हड़प्पा की कैसी थी? भाव चित्रात्मक, मैंने आपको अभी बताया है। वहाँ की जो ईंट थी, अब ईंट के बारे में, वहाँ की ईंट कैसी थी? कच्ची। और हम कैसी ईंट प्रयोग करते थे? हम पक्की ईंट प्रयोग करते थे भाई, हम शाही लोग थे। मुहर कैसी थी? वहाँ की बेलना आकार होती थी, मतलब बेलन के आकार की। और हमारी कैसी थी होती थी? हमारी चाकोर होती थी। पूजा भवन साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन हमारे यहाँ से ऐसे कोई मंदिर वगैरह के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद नगर नियोजन कम विकसित और हमारे में अधिक विकसित। हमारे में 2-2 मंजिल तक के मकान मिले हैं और पक्की ईंटों से मिले हैं, पक्का फर्श मिला है। हमारा क्षेत्र इतना विकसित था। तो हम कैसे दूसरे की कॉपी कर सकते हैं भाई? ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखें, कौन सी लिपि किस में थी, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, खैर छोड़िए, आप आज इतना ही रिवाइज कीजिए। मैं आपको कल पूरी नदी घाटी और वो किस शहर के किनारे स्थित है इन सबको अच्छे से बताऊंगी। मैं आज आपको इसलिए इतना पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को, कम चीज़ों को अच्छे से याद कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आप इन्हें अच्छे से देखिए कि ये कहाँ है, क्या है। बुक की जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं बुक की रीडिंग कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।